नमस्कार साथियों। इस लेक्चर में हम द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया का अगला पार्ट करेंगे, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। इस लेक्चर में हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इनको भी हम क्रांतिकारी आंदोलनों के तहत ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। ठीक है, तो उसका नेतृत्व किया था इन्होंने और एक क्रांतिकारी आंदोलन के क्रांतिकारी तरीके से एक सैनिक माध्यम से भारत को आज़ाद कराने का प्रयास किया था। इसलिए इनको भी हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के तहत ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जब हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे, उनके बारे में जो इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व किया गया वो जानेंगे। वे कैसे भारत से अफ़गानिस्तान होते हुए, रूस होते हुए जर्मनी गए, फिर जर्मनी से जापान आए, जापान गए और फिर जापान से सिंगापुर आए, सिंगापुर से बर्मा। तो इन सब के बारे में जानने से पहले हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897, 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में, जो कि उस समय बंगाल में पड़ता था, लेकिन वर्तमान में ये उड़ीसा में पड़ता है। इनके पिताजी का नाम था जानकी दास बोस। पिता का नाम था जानकी दास बोस, जानकी दास बोस, और इनकी माताजी का नाम था प्रभावती देवी, प्रभावती देवी। इनके पिताजी प्रोफेशनली वकील थे, पेशे से वकील थे, और पिताजी काफ़ी समृद्ध थे। यानी कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था, एक जाने माने धनाढ़ परिवार में हुआ था। ठीक है, इन्होंने 1919 में पिताजी के कहने पर, इनके पिताजी चाहते थे, 1919 में जब इनकी ग्रेजुएशन हुई तब इनके पिताजी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जो है आईसीएस की परीक्षा दे और आईसीएस बने। तब पिताजी के कहने पर ये 1919 में 1919 में लंदन चले गए और जो आईसीएस परीक्षा है उसकी तैयारी करने लगे। 1920 में एक साल की तैयारी के बाद सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो विजन है वह बहुत लंबा था। वे भारत को आज़ाद कराना चाहते थे और भारत के लिए जो है काम करना चाहते थे। वे एक आईसीएस की नौकरी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। हालांकि आईसीएस की नौकरी उस समय बहुत बड़ी थी, आज भी बहुत बड़ी है। आज जो आईएएस की नौकरी है वे पहले आईसीएस की नौकरी हुआ करती थी। तो इसमें क्या था कि इनको काफ़ी सुविधाएं थी, काफ़ी मतलब पावर भी थी, लेकिन इनका मन उसमें नहीं लगा और फिर 1921 में इन्होंने आईसीएस की जो नौकरी है उससे त्यागपत्र दे दिया। तो 1919 में लंदन गए आईसीएस की परीक्षा हेतु, और 1920 में आईसीएस की परीक्षा में इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया, 4th रैंक। आईसीएस की परीक्षा में इनकी 4th रैंक आई। ठीक है, उसके बाद इनका मन आईसीएस की नौकरी में नहीं लगा और इन्होंने 1921 में आईसीएस की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। आईसीएस की नौकरी से
त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद ये 1921 में ये कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर लेते हैं और उसी समय इनकी मुलाकात होती है CR दास से, चित्तरंजन दास से। सुभाष चंद्र बोस चित्तरंजन दास के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपना पॉलिटिकल गुरु, राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास को बनाया। 1921 में ही ये असहयोग आंदोलन में भी शामिल होते हैं। असहयोग आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटती है कि गांधी जी के द्वारा 1922 में चौरी चौरा कांड की घटना की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, यानी कि असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। इससे सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी धक्का लगता है। उनका ऐसा मानना था कि जिस समय जनता का जोश अपने चरम पर था, उस समय आंदोलन को वापस लेना एक राष्ट्रीय विपदा के समान है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का मानना था। यानी कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के मध्य विचारधारा में टकराव शुरू से ही आरंभ हो गया था। यानी कि जब बोस ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब से ही गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के विचारों में टकराव था। तो देखते हैं आगे। 1921 में बोस कांग्रेस की सदस्यता ले लेते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, कांग्रेस की सदस्यता, ठीक है। और 1922 में 1921 में ही ये असहयोग आंदोलन में जुड़ जाते हैं। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। हिस्सा लिया, ठीक है। असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। लेकिन 1922 में 5 मार्च 1922 को नहीं, फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है। चौरी चौरा की घटना की वजह से आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है। आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस को काफ़ी जो है बुरा लगता है। और सुभाष चंद्र बोस ने जो है आंदोलन वापस लिए जाने पर ये कहा कि जिस समय जनता का जोश अपने चरम पर था, उस समय आंदोलन को वापस लेना एक राष्ट्रीय विपदा के समान है। फिर जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस में 2 गुट बन जाते हैं। और एक गुट का ऐसा मानना था कि हमको जो इलेक्शन हो रहे हैं, उन इलेक्शनों में भाग लेना चाहिए और हमको असेंबली में जाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना चाहिए। जबकि एक दूसरा धड़ा था जिसका ये मानना था कि हमको चुनावों में भाग नहीं लेना चाहिए और हमको इसी प्रकार जो है ब्रिटिश सरकार का विरोध करते रहना चाहिए। हमको अपना जो समय है, अपनी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगानी चाहिए, ठीक है। तो जो चुनावों में भाग लेना चाहते थे और जो असेंबली में जाना चाहते थे, उनको कहा गया प्रो चेंजर्स, ठीक है। और जो अपना काम यानी कि आंदोलन का काम, रचनात्मक काम जारी रखना चाहते थे, जो चुनावों में भाग नहीं लेना चाहते थे, उनको कहा गया नो चेंजर्स, ठीक है। तो जो प्रो चेंजर्स थे, उनमें शामिल थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के भीतर ही 1923 में एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी का गठन किया। और इसमें मुख्य भूमिका 2 नेताओं की थी, जिनमें एक थे मोतीलाल नेहरू
मोतीलाल नेहरू और CR दास, चित्तरंजन दास, CR दास। और स्वराज पार्टी का सचिव बनाया गया सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को स्वराज पार्टी का सचिव बनाया गया। उसके बाद क्या होता है कि CR दास 1924 में कलकत्ता के मेयर बनते हैं और सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता का CEO, कलकत्ता नगर निगम का CEO बनाते हैं। ठीक है, तो 1924 में क्या होता है, CR दास कलकत्ता नगर निगम के मेयर बनते हैं और CR दास कलकत्ता नगर निगम के मेयर बने। ठीक है, और जो सुभाष चंद्र बोस है इनको CEO बनाया। बोस को कलकत्ता नगर निगम का CEO बनाया। कलकत्ता नगर निगम का CEO बनाया। ठीक है, तो इससे सुभाष चंद्र बोस की जो प्रसिद्धि है वह और बढ़ी। उसके बाद क्या होता है कि 1930 में, उसके बाद 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। CR दास की मृत्यु हो जाती है 1925 में। 1925 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होने की वजह से जो स्वराज पार्टी है वह कमज़ोर पड़ जाती है। फिर क्या होता है कि 1930 में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर बनते हैं। कलकत्ता के मेयर बनते हैं सुभाष चंद्र बोस 1930 में। ठीक है, इतनी बात हो गई। 1928 में हमको पता है कि साइमन कमीशन भारत आया था और इसका भारत में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। उन्हीं विरोधों में 1928 में साइमन कमीशन का विरोध किया था सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता में। तो 1928 में साइमन आयोग का विरोध कलकत्ता में किया बोस ने। ठीक है, उसके बाद हमको पता है कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है और नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का प्रावधान था। इस प्रावधान की वजह से जो डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, इसकी वजह से कांग्रेस के जो युवा नेता थे उनमें जो है असंतोष था और इनमें मुख्यतः दो नाम थे, एक तो सुभाष चंद्र बोस और एक जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों युवा नेताओं को मानना था कि जो है ये नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का जो प्रावधान है इसको हटाकर इसमें पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी जानी चाहिए। ठीक है, तो इनके काफ़ी समझाने बुझाने के बाद भी जब इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया तो इन्होंने अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए जो है एक अलग से जो है संस्था का निर्माण किया, एक लीग का निर्माण किया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक है, तो क्या होता है 1928 में नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस का प्रस्ताव या प्रावधान रखा गया जिससे जवाहरलाल नेहरू प्लस सुभाष चंद्र बोस असहमत थे। इसलिए इन्होंने मुख्यतः बोस और
नेहरू ने अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए एक लीग का निर्माण किया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, का गठन किया। ओके, अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। उसके बाद क्या होता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हो जाता है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ और इसमें सुभाष चंद्र बोस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता बहुत अच्छी थी, मतलब इसको बहुत सफलता मिल रही थी। तो इस सफलता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को और अन्य दलों को जो है बातचीत के लिए आमंत्रित किया और पहला गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया, लेकिन इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसके बाद क्या होता है कि भारत में एक समझौता होता है। ये दिन था 5 मार्च 1931। इसमें गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता। और इस समझौते में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी। इस समझौते में क्या होता है कि बहुत सारे जो नेता थे वे नाखुश थे। उनका नाखुश होने की प्रमुख वजह थी कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव है, उनकी जो फांसी है उनको जो है टाला नहीं जा सका। और ये आरोप गांधी जी पर लगाया गया कि गांधी जी की वजह से जो है ये फांसी जो है टल नहीं सकी। गांधी जी इरविन की जो मांग है उनके सामने झुक गए। इसके अलावा जो 11 सूत्रीय मांग थी कांग्रेस की, उनमें भी गांधी जी ने अपनी मांगे मनवाने का इतना अच्छा प्रयास नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस इस समझौते से असहमत थे। बोस इस समझौते से असहमत थे। उसके बाद क्या होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित होता है और उसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी। इस बात से भी सुभाष चंद्र बोस जो है सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि जो है अगर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व केवल अकेले गांधी जी करेंगे तो जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि बी.आर. अम्बेडकर, जैसे कि हिंदू महासभा, जैसे कि मुस्लिम लीग, इनके प्रतिनिधियों को जो है अकेले गांधी जी इनकी जो डिबेट है उसमें प्रभावपूर्वक यानी कि इफेक्टिवली जो है डिबेट नहीं कर पाएंगे और उनकी शर्तों के आगे जो है गांधी जी झुक जाएंगे, ऐसा बोस का मानना था। तो बोस का ऐसा मानना था कि जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है वह अकेले गांधी जी को नहीं भेजना चाहिए, इनके साथ साथ अन्य और जो है नेताओं को भेजना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने बोस की ये बात नहीं मानी और कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि रहे महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और ये जो गोलमेज सम्मेलन है ये भी असफल रहा। तो इससे भी जो है सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थे। तो क्या होता है कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को अकेले कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में
प्रतिनिधि के रूप में भेजने से बोस असहमत थे। बोस असहमत थे और फिर क्या हुआ कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। ओके, इतनी बातें हो गई। अब हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन पर चलने से पहले हम देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की 2 पुस्तकें थी। कौन सी? द इंडियन स्ट्रगल और दूसरी थी इंडियन पिलग्रिम। ये पुस्तक बोस की। अब इन सब बातों से, इन सब घटनाओं से जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई थी कांग्रेस में और देश में भी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है, ये गुजरात में होता है। इसमें 1938 में जो है महात्मा गांधी के कहने पर ही सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, अध्यक्ष बनते हैं बोस। और बोस की जो विचारधारा थी वह क्रांतिकारी विचारधारा थी, यानी कि जो है उनका ऐसा मानना था कि हमको अपने देश को ब्रिटिश सरकार से आज़ाद करवाना है, चाहे वो अहिंसा के मार्ग से हो या फिर हिंसा के मार्ग से हो, कैसे भी करके हमको जो है अपने देश को आज़ाद करवाना है। और उनका जो है लगातार ये जो है मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए जो है लगातार ये भाषण थे और ऐसे ही उनके कार्य थे। और जबकि हमको पता है कि महात्मा गांधी की विचारधारा थी कि सत्य और अहिंसा, यानी कि जो है हमको हिंसा का सहारा नहीं लेना है, हमको जो है अहिंसा का मार्ग ही अपनाना है। इसी वजह से जो है 1 साल के भीतर ही गांधी जी का जो है बोस से मनमुटाव होना आरंभ हो गया। वह सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से सहमत नहीं थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जो है कांग्रेस में बहुत लोकप्रिय हो गए थे, वे उनको काफ़ी लोकप्रियता मिली। इस वजह से जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। ठीक है, लेकिन गांधी जी इस बार नहीं चाहते थे कि जो है सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बने, क्योंकि अगर इस बार फिर से गांधी जी का ऐसा मानना था कि अगर इस बार फिर से सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए तो ये पूरी जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो सत्य और अहिंसा की विचारधारा है, उसको तोड़ मरोड़ कर रख देंगे। इसलिए गांधी जी नहीं चाहते थे कि बोस इस बार फिर से जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इसलिए जो है सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनना चाहते थे और गांधी जी जो है इनको अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए दोनों के मध्य जो है खुलकर मतभेद सामने आ गए। और फिर पहली बार जो है कांग्रेस में क्या हुआ कि अध्यक्ष पद के लिए मतदान होते हैं। और इस मतदान में एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ थे गांधी जी के प्रतिनिधि पटब्बा सीतारमैया। इसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक तरफ थे बोस और एक तरफ थे गांधी जी के प्रतिनिधि गांधी जी के पटब्बा सीतारमैया, ये
पट्टभी सीता रमैया। तो ये गांधी जी के प्रतिनिधि थे और सुभाष चंद्र बोस, इनके मध्य जो है मतदान होता है और बोस की जीत होती है, बोस की जीत होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ मतभेदों की वजह से बोस जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर बोस की जगह जो है अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। बोस की जगह अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ओके, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी विचारधारा का प्रसार करने के लिए 1939 में एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक, इस पार्टी का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए और अपने तरीके से काम करने के लिए, लेकिन जो है ये इसमें सफल नहीं हो पाते हैं और 1940 में 1940 में इनके कार्यों के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार गिरफ्तार कर लेती है। ठीक है, भारत रक्षा अधिनियम के तहत। और फिर जब सुभाष चंद्र बोस को 1940 में गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो सुभाष चंद्र बोस जेल में अनशन आरंभ कर देते हैं और जेल में अनशन आरंभ करने की वजह से इनको जो है ब्रिटिश सरकार ने घर में ही नज़रबंद कर दिया। घर में नज़रबंद, और घर में नज़रबंद करने की वजह से ये जो है घर से फरार हो जाते हैं, ये वहाँ से जो है भाग निकलते हैं। इसके बाद हम आगे लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार वे जो है अफगानिस्तान होते हुए, रूस होते हुए जर्मनी पहुँचते हैं। ये सब हम अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब इस लेक्चर में जो है बोस के बारे में इतना ही है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि गांधी जी और बोस की विचारधारा में क्या फर्क था। गांधी जी और बोस की विचारधारा में क्या फर्क था, इनके मध्य विचारधारा का टकराव किस प्रकार होता था। तो देखते हैं कि जो गांधी जी है, गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो लक्ष्य है, जो साधन है, वह जो साध्य है वह भी पवित्र होना चाहिए और जो साधन है वह भी पवित्र होना चाहिए। यानी कि जो हमारा लक्ष्य है वह भी पवित्र होना चाहिए, उसमें भी कोई खोट नहीं होनी चाहिए, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो हमारा माध्यम है, जो मार्ग है, वह भी पवित्र होना चाहिए, जो साधन है वह भी पवित्र होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि लक्ष्य ही पवित्र हो और उस लक्ष्य को कैसे भी प्राप्त कर लें, बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्य भी पवित्र हो और जो उसका पाने का तरीका है यानी कि मार्ग है वह भी पवित्र होना चाहिए। जबकि बोस का ऐसा मानना था कि हमारा लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए, लेकिन उसका मार्ग कैसा भी हो सकता है। मार्ग हिंसात्मक भी हो सकता है और इसमें अहिंसा भी हो सकती है, अहिंसा भी हो सकती है और इसमें हिंसा भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम अंग्रेजों को भगाएंगे सिर्फ अहिंसा के माध्यम से, हम इसमें हिंसा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इन दोनों की विचारधारा में ये टकराव था। दूसरा टकराव ये था कि गांधी जी का ऐसा मानना था कि युद्ध के समय दुश्मन की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, कि उस समय जो 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड आरंभ हो गया था और उस समय जो है ब्रिटिश सरकार युद्ध में व्यस्त थी। तो उस समय गांधी जी का ऐसा मानना था कि इस समय जो है हमको ब्रिटिश सरकार पर जो है कोई भी आंदोलन नहीं करना चाहिए, इनके खिलाफ कोई भी जो है कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। जबकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका है और यही सही समय है कि हमको ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन कर देना चाहिए और इनको जो है यहाँ से भगा देना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है द्वितीय विश्व युद्ध में फंसी हुई है और वह जो है भारत पर इतना ध्यान नहीं दे पाएगी, वह कमज़ोर पड़ी हुई है और यही सही वक्त है कि हमको जो है अपना आंदोलन आरंभ करके जो है इनको यहाँ से भगा देना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा था कि युद्ध के समय दुश्मन की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, दुश्मन की
मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। जबकि सुभाष चंद्र बोस का ऐसा मानना था कि साम दाम दंड भेद कैसे भी हो जो है हमको भारत को आज़ाद करवाना है। उनका ऐसा मानना था कि युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार कमज़ोर और व्यस्त है, इसलिए हमको इसका लाभ उठाना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए, ये उनका मानना था। इसके अलावा गांधी जी का मानना था कि जो आज़ादी का मार्ग होगा वह सत्य और अहिंसा का मार्ग होगा, इसके अलावा और कोई सा मार्ग नहीं होगा। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस है उनका ऐसा मानना था कि हमको भारत को आज़ाद करवाना है, चाहे हम कैसे भी करवाएं, चाहे हम हिंसा के माध्यम से कराएं, चाहे हम सैनिकों के माध्यम से कराएं, कैसे भी कराएं, लेकिन हमको भारत को आज़ाद करवाना है। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंसेस थे उनकी विचारधारा में, इसलिए उनके मध्य जो है टकराव होते थे। ये जो टकराव थे ये विचारों के टकराव थे, ये जो है मतभेद थे, ये मनभेद नहीं थे। ठीक है साथियों, तो इसके आगे के लेक्चर में हम आगे करेंगे। आज इस लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।